1921 से लगभग 90 सालों की एक जर्नी है आनंद बाज़ार पत्रिका की, और उसी का जो इंग्लिश अखबार है द टेलीग्राफ, उसकी पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल में, यद्यपि दिल्ली जैसे शहरों में भी उसकी बड़ी गूंज है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया है। और इसी का न्यूज़ चैनल है, आप देखते हैं, एबीपी। और मीडिया के क्षेत्र में जैसे एक निष्पक्षता होनी चाहिए, उसको बहुत ही प्रामाणिकता के साथ निभाने की कोशिश करता है आनंद बाज़ार पत्रिका समूह। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मीडिया को जैसे जैसे हमने करीब से जाना, तो सच को कहना ये बहुत बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो कभी भी नहीं चाहती कि उसके अगेंस्ट कोई भी अखबार, कोई भी पत्रिका, कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी दिखाए। एक जनरल टेंडेंसी होती है, और जब आदमी पावर में होता है तब जो है कुछ चीज़ों को अलग दृष्टि से देखता है, और जब अपोजिशन में होता है, अपोजिशन वाले जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर मीडिया को लाइक करते हैं, पावर वाले ज़्यादातर जो है मीडिया से परेशान रहते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में सच कहने का साहस रखना, देश के हित की बात करना, देश की जनता के हित की बात करना, ये बहुत चुनौती भरा काम होता है। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि आनंद बाज़ार पत्रिका से लेकर के और द टेलीग्राफ और एबीपी न्यूज़ अपने इस पत्रकारिता धर्म को बहुत प्रामाणिकता से निभा रहा है। तो उसी के हमारे कुमार स्वामी जी बहुत अच्छे पत्रकार हमारे भाई। तो हम जैसे मीडिया के साथ जब बात करते हैं तो हमने इस शुरू किया कि हमारे जो आस्था के दर्शक हैं, संस्कार के दर्शक हैं, जो हमारे साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं, ऐसे लाखों करोड़ों हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, वो भी आप लोगों के माध्यम से और कुछ नया जान लेते हैं। जी कुमार स्वामी। स्वामी जी, आप अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि अगले साल आपका ऑटोबायोग्राफी आएगा, और उसमें जो ब्रीफ दिया है उसमें बोलते हैं कि देयर आर मेनी अननोन फैसेट्स ऑफ स्वामी रामदेव दैट विल बी सॉर्ट ऑफ आउट इन द बुक। लेकिन हमें ये लगता है कि आपका, जितने सालों से हम जानते हैं मीडिया से, आपकी पूरी खुली किताब है करके, मतलब ऐसा माना जाता है। तो ऐसे क्या फैसेट्स है जो मतलब लोगों को पता चलेगा जो अगले साल जो आपका किताब आएगा? देखिए, वैसे तो मैंने कभी अपने आप को रहस्यमय नहीं रखा। जिस अनपढ़ माँ बाप के घर में, एक सामान्य परिवार में, आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक गरीब परिवार होता है जिसके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके पास में 3-4 एकड़ ज़मीन होती है। कोई रसूखदार परिवार में हम नहीं पैदा हुए। वहाँ से लेकर के हमारी इस यात्रा के बारे में ऊपरी तौर पर लोग जानते हैं। तो जब किसी भी बात के आप गहराई में जाएंगे तो कुछ परतें तो खुलती, क्योंकि भगवान के विधान से, क्योंकि मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ, भगवान को मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि जो भी हमारे भीतर ज्ञान है, संवेदनाएं हैं और जो सामर्थ्य है, वो सब भगवान का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र हैं। तो भगवान के विधान से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैश्विक बहुत से पहलू जुड़ गए, वक्त के साथ जुड़े। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रारब्ध को मैं ऐसे नहीं मानता कि वो शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, कोई अनहोनी, कोई जो इलॉजिकल जो बात है उसको मैंने प्रारब्ध में नहीं गिनता। मैंने जो आज ये जीवन की एक शाश्वत यात्रा है, और जो हमने कल किया वो आज के लिए हमारा प्रारब्ध हो जाता है। जो आज तक हमने किया, जो कुछ हमारे जीवन में भूतकाल है, वही प्रारब्ध है।
तो जैसा प्रारब्ध, मेरा स्वयं का पुरुषार्थ और बड़ों के आशीर्वाद, समाज की शक्ति, वातावरण ने जैसा मुझे सीखने को मिला, अलग अलग थॉट स्कूल से, मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, महर्षि दयानंद और इस समाज के जो संस्थापक हैं उनके मूल विचार मेरे भीतर बचपन में वो बीज डल गया, तो वो विचार संस्कार जहाँ मुझे लेकर के आगे वहाँ मैं पहुँच गया। लेकिन इस पूरी यात्रा में लोगों ने चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखा है, तो उस किताब में तो इतना ही हो सकता है कि जिन चीज़ों को लोगों ने ऊपर से देखा था उनके भीतर की सच्चाई क्या थी ये और देख सकते हैं। कई बार ऊपर से कोई बात झूठ लगती है, भीतर से उसके सत्य होता है। कुछ बात ऊपर से सच लगती है, भीतर उसके झूठ का आडंबर भी हो सकता है। कुछ बातें ऊपर से देखते हैं तो अलग दिखती हैं, और जब अंदर जा कर के देखते हैं तो कुछ और होता है। तो मैं इस किताब के बारे में तो इतना ही कह सकता हूँ, जिन सत्यों के बारे में लोगों को आंशिक रूप से पता था, या जिन सत्यों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब क्या होता है, ज़्यादातर लोग मुझे टीवी से जानते हैं, और टीवी पर टाइम बहुत कम होता है, तो आप किसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 2 मिनट चाहिए होता है टीवी के लिए, फिर उनका ब्रेक आ जाता है। फिर जब अखबार वाले लिखते हैं, मीडिया की एक तासीर होती है कि या तो आप कुछ कंट्रोवर्शियल बात कहो, या तो आप एकदम फैनेटिक बात करो, या तो आप कोई बहुत बड़ा काम करो। तो सामान्य आप कोई काम करेंगे तो वो कभी प्रकाश में नहीं आता, सरप्राइज एलिमेंट नहीं है उसमें। तो जो सरप्राइज एलिमेंट, और वो भी बहुत थोड़ा सा उनको चाहिए, उसमें बहुत गहराई नहीं, हेडलाइंस उनमें, उसमें खाली एक सूचना भर चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों से आग्रह था। उदय माहौरकर एक बहुत राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, हमारे साथ उनका पुराना प्रेम है। तो कौन सा हाउस है वो, पेंगुइन हाउस, वो भी काफ़ी दिनों से इस प्रयास में था। तो हमने उनको प्रेमवश कह दिया, देखो हमारे को हमारे अपने बारे में कुछ लिखवाने की, अभी पतंजलि ने एक प्रोग्राम टीवी पर स्पॉन्सर किया हुआ है सोनी पर, सुपर डांसर। ऐसे तो वहाँ पर मुझे कई लोग मिल गए, ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि समझे हम आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैंने कहा भाई अभी तो हमने यात्रा शुरू ही की है, अभी कुछ और कर लेना, बाद में बना लेना। ऐसे प्यार से मना कर देता। समझिए क्या सरप्राइज एलिमेंट भी इस बुक में होंगे, ऐसे मतलब अचंभित वाले कोई चीज़ें ऐसी जो लोगों को नहीं पता, बुक में ऐसा कुछ होगा? मैं ऐसे पूछा। मैंने कहा मेरे जीवन के अनेक पहलू हैं, तो हो सकता है मेरे लिए तो जो मैंने जीवन में जिया है वो सहज है। राइट। अब उसमें से कौन कौन सा लोगों को सरप्राइज एलिमेंट लगेगा ये तो लोग बता पाएंगे। समझिए आप फेमस बिकॉज ऑफ योगासना, योगा करा के, कपालभाति वगैरह, जो 15-20 साल से अभी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है पतंजलि का, जो मतलब जो पूरा धुआंधार जो पूरे इंडिया में फैल रहा है। लोगों को लगता है कि आपका जो योगा का जो था वो थोड़ा कम हो गया, अभी पतंजलि पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या ये मतलब ये इसमें कितना एलिमेंट ऑफ मतलब सच्चाई है? मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मैं मूलतः स्वभावतः एक योगी और कर्मयोगी। योग एंड कर्मयोग, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल, दिस इज़ माई नेचर, दिस इज़ माई हॉबी, एंड दिस इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो कोई ऐसा बोलता है तो क्या होता है, कोई चीज़ जब बहुत बढ़ जाती है तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होने लगती है। अभी भी मेरे लगातार कैंप्स चलते रहते हैं, आगे भी अभी मेरे, आपने देखा अभी तक भी मेरे, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे अलग अलग स्टेट्स हों, मैंने पिछले वर्ष भी पूरे देश भर में कैंप लगाए। अभी भी जो है मेरा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, असम में, अलग अलग स्टेट्स में अभी भी कैंप होने वाले हैं। तो मेरे बाहर भी जो मैं
कंटिन्यू कैंप्स करता हूँ वो मेरे चल रहे हैं योग के। रेसिडेंशियल कैंप हरिद्वार में चलते हैं जिसमें हम रोगियों के लिए विशेष उपचार करते हैं। और हमारे 1 लाख से ज़्यादा जो ट्रेंड योग टीचर्स हैं वो क्लासेज लेते हैं। बाकी कुछ लोग उसमें जो है असिस्टेंट टीचर के रूप में सेवा करते हैं। कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने योग का ट्रेनर बना दिया है। उनको योग टीचर कहो, योग शिक्षक कहो, योग आचार्य कहो। अब हर एक व्यक्ति का नॉलेज का लेवल उसका जो है अलग अलग होता है, तो आप नाम अलग अलग दे सकते हैं। लेकिन वो हमारे भाई बहन पूरे देश भर में, एक एक भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 100 क्लासेस चला रखी हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे हमारे 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे इंडिया में जहाँ 100 से ज़्यादा फ्री योग क्लासेस चलते हैं। और आगे हमने लक्ष्य किया है कि 1 लाख योग क्लासेज अभी चल रही हैं, हर साल 1-1 लाख योग क्लासेस बढ़ाना। विदिन 5 to 10 ईयर्स इस देश में 5 से 10 लाख योग की क्लासेस चलेंगी। पूरी दुनिया के लिए योग एक बिजनेस हो सकता है। इंडिया में हम उसको एक योग को एक साधना पद्धति, एक जीवन पद्धति एंड फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर ऑल, इसी ही तर्ज पे रखेंगे। तो योग का तो मेरा काम पहले से कई गुना बढ़ गया है। ये अलग बात है कि अब उसमें पतंजलि का भी काम बढ़ रहा है। तो अब मीडिया के लिए ये तो खबर नहीं होती है ना कि स्वामी रामदेव की 1 लाख योग की कक्षाएं, फ्री योग कक्षाएं चल रही हैं। एक बार भी हेडलाइन नहीं बनाई मेरी। हाँ, तो उनके लिए हेडलाइन क्या होता है? पतंजलि ने इस साल 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया, अगले साल 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हैं। मैंने एक दिन बोला कि आने वाले 2 वर्षों में हम 50,000 करोड़ रुपए की इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डअप करने वाले हैं। तो खबर हो गई। क्यों? मैं ऐसा नहीं मानता कि मीडिया कोई गलत खबर दे रहा है। तो योगी तो मैं हूँ, तो सारा देश जानता है। अभी भी आप कहीं पर भी जो मुझसे सहमत हैं या असहमत हैं, वो भी मेरे बारे में जब चर्चा करेंगे तो योग गुरु बाबा रामदेव टोल्ड, ऐसा ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो वो योग वाला मेरा चरित्र स्टेब्लिश्ड हो चुका है, वो मेरा कैरेक्टर पूरी तरह से ज्ञात हो चुका है। अब उससे नया क्या हुआ? तो उसको लोग लिखते भी हैं, उसको लोग जानना भी चाहते हैं, तो इसलिए वो चर्चा में ज़्यादा रहता है आजकल। और क्योंकि उसके 4-5 बड़े अर्थ हैं। एक, उससे जो विदेशी कंपनियां इस देश में करीब 100 साल से जड़े जमाई बैठी थी, उनकी चूल्हे हिल गई है। दूसरा, हिंदुस्तान में इन्हीं एमएनसीज को टक्कर देने वाला कोई देसी ब्रांड नहीं था। तो अब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमारे देश का एक ब्रांड है जो उसको, इन एमएनसीज को पराजित कर देगा। अभी लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया और एक प्राउड फील होता है। फिर हमने ऊपर से कह दिया कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा। आचार्य बालकृष्ण जी या स्वामी रामदेव, मैं तो कोई शेयर होल्डर भी नहीं हूँ, कोई सैलरी नहीं लेते, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। आचार्य जी हमारे अनपेड उसके एमडी हैं। वो सारा प्रॉफिट चैरिटी के लिए, उसमें भी मेन एजुकेशन, फिर गाय रिसर्च, फिर जो है जड़ी बूटियों पर रिसर्च, फिर जो है हमारे जो पुअर रिलीफ के काम और योग का काम, इन 5 कामों के लिए हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं और करेंगे। तो ये एक बड़ी बात थी ना। तो अब पतंजलि की एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो इतना बड़ा काम क्यों कर रहा है? तो फिर लोगों का और इंटरेस्ट कि इससे हो क्या रहा है। तो अरे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पतंजलि ने रोजगार दे दिया, नौकरी दे दी। आज बहुत बड़ी बात है नहीं। और आने वाले 5 सालों में हम करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और करीब 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रूप से इससे कोई ना कोई लाभ देने वाले हैं। तो ये बड़ी चीज़ है ना लोगों के लिए। तो पतंजलि के बारे में जो चर्चा होती है वो इसलिए होती है कि उसके कई एस्पेक्ट हैं। उसका सोशल एस्पेक्ट है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। कि एक पहले एक राजनीतिक पार्टी थी, उसने पतंजलि को दबाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वही हमारी ताकत बनी। अब जैसे आप जो है सीक्रेट बात कहते हो, तो सीक्रेट बात यही है
लोग मुझसे पूछते हैं सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा पहली बात तो मुझे तो बहुत बाद में पता लगा ये सक्सेस वर्ड क्या होता है, सफलता क्या, क्योंकि हमने सफलता के लिए कोई काम नहीं किया। मैं बोलता हूँ हमेशा योग एंड कर्मयोग, बस यही हमारा लाइफ है। ब्रांड, टर्नओवर, सक्सेस, ऑल टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। तो लोग कहते हैं आपका सक्सेस कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ भैया हमारा सक्सेस है, अब मैं पार्टी का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि हम बैर नहीं रखते किसी के लिए, कोई हमारा कितना ही बुरा क्यों ना करे। हमने कहा हमारा सक्सेस का कारण वो राजनीतिक पार्टी है। बोले ये कैसे? मैंने कहा उन्होंने हमारी अग्नि परीक्षा ली, सैकड़ों नोटिस दिए, सैकड़ों मुकदमे, मुझ पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, सीबीआई जांच हुई मेरी, आप जैसे बैठे वैसे 7-7, 8-8 घंटे मुझे जैसे कहते हैं ना इंटरोगेशन किया गया बहुत बुरी तरह से। और मैं उस समय मुझे पता था क्योंकि सीबीआई जब इंटरोगेशन करती है वो बातचीत नहीं करती है, वो आपको सताती है। मतलब किसी आदमी को अपमानित करना हो, जलील करना हो तो उस तरह से ज़्यादा काम करती है। मैं सीबीआई के कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है। अभी सर आईएएस ऑफिसर जो मर गए दिल्ली में भी चले, तो जो अब मैं इसलिए उस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा तो जुल्म ज्यादती नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कहा भाई मेरे बारे में मुझसे पहले 500 लोगों से इंटरोगेशन किया सीबीआई ने, तो मैंने जाकर के बोला कि आपने तो 500 लोगों से पूछ लिया, और मैंने सीबीआई के बारे में अपने किसी भी आदमी को नहीं बोला कि आपको सीबीआई वाले आए तो क्या बोलना है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कर रखा। तो मैं कुछ भी उनको बोलूँगा कि भाई तुम सीबीआई वाले आए तो ऐसे बात करना, वैसे बात करना, तो हो सकता है सब लोग एक जैसी बात करेंगे, हो सकता है किस तरह की बहकी बहकी बात करेंगे, कोई डरी डरी बात करेंगे। मैंने कहा जो जिसके दिल में आए वो बोलो। मैंने वो आते ही उनको बोला, मैंने कहा आपने तो मेरे बारे में सारी जानकारी ले ली, तो आपको क्या पूछना है आप पूछो। और उनको मैं उस समय सरकार हमारे खिलाफ थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट खिलाफ होना कोई छोटी बात नहीं होती है, उसके हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब मैं उसको पॉजिटिव वे में बोलूं तो देश के 125 करोड़ लोग एक तरफ और एक सरकार एक तरफ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आपको जो भी मेरे से पूछना है आप एक बार पूछ लीजिए, मुझे दोबारा मत बुलाना। फिर भी उन्होंने दोबारा बुलाया मुझे, फिर मैंने दोबारा गया, मैंने कहा तीसरी बार मैं आऊँगा नहीं, आप चाहे मुझको जेल भिजवा देना। ये क्या मतलब हुआ? आपको मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ना, ऐसे आप 5-6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा यहाँ बैठा के रखते हो। मेरे पास काम है, मैं बेरोज़गार आदमी नहीं हूँ, मैं बेकार आदमी नहीं हूँ, मुझसे मेरा एक एक मिनट में लोगों को लाभ मिलता है मुझसे, आप क्यों मेरे को परेशान करते हैं? खैर, तो जैसे आप पूछ रहे थे हमारा सक्सेस ही है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान की लाइफ में यदि उसको कामयाब होना है तो हर चुनौती को, हर चैलेंज को, हर क्राइसिस को, हर संकट को उसको अपनी ताकत बनाना आना चाहिए। और उसमें एक ही बात है, मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तब एक स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन शुरू किया, कांग्रेस के भी बहुत बड़े लीडर रहे, महात्मा गांधी उनके पास जाया करते थे और महात्मा की उपाधि उन्होंने दी थी उनको। तो उन्होंने अपने एक जीवनी लिखी, कल्याण मार्ग का पथिक, उनकी आत्मकथा है। तो उन्होंने लिखा, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, और बिना किसी बात की परवाह किए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन जो हमारे भयंकर विरोधी हैं वो भी हमारे साथ आने के लिए विवश हो जाएंगे, और जो आज तक आपको शक की निगाहों से देखते थे वो भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा हुआ है सर आपके, मतलब तो समझिए आपके, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही देखा। ओके, समझिए अभी आचार्य बालकृष्ण जी को वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया करके आप तो पढ़े होंगे, उसके बारे में आ भी रहा है। वो रिचेस्ट पीपल का अपना लाइफस्टाइल होता है, मतलब ठीक है। तो
क्या आपके या बालकृष्ण जी के लाइफ में कोई मतलब रिच एंड फेमस का लाइफ स्टाइल में मतलब कुछ बदलाव आया है? तो मैंने सुना है कि आप दोनों स्कूटर पे जाते थे, उसके बाद कार में जाने लगे, अभी बड़े बड़े गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, बट उसको छोड़ के। अच्छा देखो, एक बात आप सुनो कुमार भाई, तुम भी स्वामी हो, हम भी स्वामी हैं। तुम्हारे साथ स्वामी एक सरनेम की तरह जुड़ा है, हमारे साथ स्वामी एक परंपरा से जुड़ा है। वट इज़ द लग्जरी लाइफ? जितने भी धनवान लोग कहे जाते हैं, रिचेस्ट पर्सन कहे जाते हैं, वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। 99.99% लोग। मैंने दुनिया के धनवान लोगों में एक आदमी का नाम सुना है, वॉरेन बफेट। राइट। वो सादगी से जीता है। तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, वॉरेन बफेट तो एक उद्योगपति आदमी है, तो भी सादगी से रहता है, उससे ज़्यादा सादगी से रहते हैं, ज़मीन पर सोते हैं। अब ये जो मेरे कपड़े हैं, ये कोई गरीब आदमी भी पहन सकता है। देख लीजिए, अपना हाथ लगा के। नहीं, बिल्कुल समझी। और ये किसी ने मुझे ऐसे ही कुंभ में, हमारे एक स्वामी जी हैं अवधेशानंद जी हैं, उन्होंने, क्योंकि मैंने संकल्प लिया कि मैं हाथ से बने हुए कपड़े ही पहनूंगा, तो पहले मैं खादी तो पहले से पहनता, सूती तो पहले से ही पहनता हूँ, लेकिन उस सूती में मशीन से बनी हुई सूती भी कोई दे देता था, मैं पहन लेता था। तो कुंभ में एक मेला हुआ, तो उसमें बात आई कि भाई जो बुनकर हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अभी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सर्वाइव का। तो मैंने कहा मैं हाथ से बनी हुई खादी ही पहनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तो मैं ये खड़ाऊ पहनता हूँ। ये आप क्या मतलब बहुत पहले से? मैं आप एक बात बता रहा हूँ, आप लग्जरी लाइफ है ना, यदि ये लग्जरी लाइफ है तो सारे उद्योगपतियों को पहना दो सबको। नहीं समझ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरा वही 1000-2000 रुपये का फ़ोन होता है मेरा। और देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कुमार भाई, हमारे लिए फ़ोन लग्जरी नहीं है, हमारे लिए गाड़ी लग्जरी नहीं है। हम जाएंगे तो सही। और हेल्थ एंड सेफ्टी की दृष्टि से कुछ चीज़ें नेसेसरी हो जाती हैं जब आप कुछ बड़ा काम करते हैं। कल को हमको हवाई जहाज़ भी लेना पड़ सकता है, हेलीकॉप्टर भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आज हमने जो है 8-10 जगह हम बड़ी मेगा यूनिट से लगा रहे हैं, 50 जगह हम जो है छोटे यूनिट से लगा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को जो छोटे छोटे कारखाने चला रहे हैं, उनको अभी पतंजलि अभी मेडिसिन और फूड के बाद कॉस्मेटिक, अभी हम जैसे हमारे 4 अभी हमारा जो है वर्टिकल्स है, नेचुरल बेवरेजेज, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल हेयर केयर। अभी हम डेयरी में जा रहे हैं, अभी हम जो है टेक्सटाइल में जाएंगे, गारमेंट्स में जाएंगे। अब इतने काम करने हैं, उसमें सैकड़ों जगह आपको विजिट करना होता है। यदि आप कार से भी घूमेंगे तो पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए आज हमारे लिए जहाज़ में बैठना या हवाई जहाज़ खरीदना भी लग्जरी नहीं है, क्योंकि यदि हम जो है 25-50 करोड़ रुपए का हवाई जहाज़ खरीदते हैं तो इस देश की समृद्धि में हम हज़ारों करोड़ रुपए का योगदान देते हैं। तो लग्जरी लाइफ हम कोई नहीं जीते और ना जिएंगे। और पतंजलि योगपीठ का 2 बातें आपको मैं बहुत गहरी बताना चाहता हूँ। वर्तमान में भी कोई व्यापारी की कोई हिस्सेदारी नहीं है पतंजलि में। दिस इज बिग थिंग। अभी तक का कोई मीडिया में अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आया है। मतलब कैसे समझिए, मतलब व्यापारी पतंजलि स्टेक कोई स्टेक नहीं है। ओके। पतंजलि में किसी भी व्यापारी की कोई भागीदारी नहीं है, कोई स्टेक कोई उसका शेयर होल्डिंग नहीं है। और भविष्य में भी पतंजलि कोई किसी घराने का संस्थान नहीं होगा। हमारी तरह से, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह से सन्यासी योगी ही उसको चलाएंगे। जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना है, उसको हम करके दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। ये एक परंपरा होगी कि एक सन्यासी अपनी योग साधना करते हुए, अपना योग करते हुए, निष्काम कर्म योग क्या होता है उसको लाइव दिखा रहा है। तो हम लोग, अब ये दरअसल क्या होता है, अब जैसे फोर्ब्स पत्रिका है, बहुत बड़ी है वर्ल्ड की, वो उसने देश के
जो है जिन लोगों के पास आर्थिक सामर्थ्य है तो उसका काउंटिंग तो होता ही है। हाँ। अब हो सकता है आपको अभी 48वें स्थान पर उनका नाम दिखाया, हो सकता है आने वाले 5 सालों में वो टॉप 5 में हो जाए, राइट। तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन वो उनकी संपत्ति अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए, देश के लिए। हमने ये डिक्लेयर किया हुआ ऑफिशियली, पूरा हमारे पूरी पॉलिसीज़ में, प्रिंसिपल्स में लीगली हमने उसको अनाउंस किया हुआ है कि हमारा पूरा का पूरा सामर्थ्य जो भी हमारे पास में है वो समाज के लिए, सेवा के लिए, चैरिटी के लिए है। ये हमारा पर्सनल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग, पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, दिस इज़ नॉट अवर।